हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी कितना हुआ है, इस चीज़ को एनालाइज़ करना है। तो अगर आपको इस चीज़ को एनालाइज़ करना है कि आपका कितना तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है, आप कितने पानी में हो, इस चीज़ को इस क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करने से पता चलेगा कि आपकी तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका अच्छा क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है, मैं आज की इस वीडियो में हम इसके जो सेट ए है, यहाँ क्वेश्चन पेपर है जूनियर ओवरमैन एनसीएल का ही है, जो हुआ था 2018 में। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल्स। अगर आपकी इसमें से अगर आप भी कुछ क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप पहले से ही ध्यान रखिएगा कि हाँ, आपको क्वेश्चन कौन कौन से सही है, आप इनको भी नोट करिएगा, और कौन से क्वेश्चन गलत है उन चीज़ को भी नोट करिएगा। आपको इससे यह पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, What is the minimum height of the roof in case of a flat roof रेस्ट शेल्टर, यानी कि जहाँ पर समतल छत है रेस्ट शेल्टर के लिए, तो न्यूनतम हाइट कितनी होगी उसकी, है ना। तो ए 2.5 मीटर, बी है 3 मीटर, सी है 1.8 मीटर एंड डी है 3.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ए 2.5 मीटर, यानी कि जहाँ पर अगर जो रेस्ट शेल्टर है, यानी कि रेस्ट शेल्टर के बारे में बता दो कि यहाँ रूल नंबर 63 में रेस्ट शेल्टर बनाया कहाँ जाता है। रेस्ट शेल्टर वहाँ बनाया जाता है जिस महीने 50 से अधिक व्यक्ति नियोजित है ना। तो वहाँ पर खाने पीने विश्राम करने के लिए एक रेस्ट शेल्टर बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अगर मैं बता दूँ इसके बारे में कुछ और डिटेल्स, तो इसका जो फ्लोर का एरिया है वह 14 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। और अगर छत समतल है तो अगर रूफ समतल है तो उसकी जो छत की जो ऊंचाई होगी कहीं भी 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। कितनी? 2.5 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है ना। यदि स्लोपिंग वाली छत है तो उसकी जो छत के जो निम्नतम भाग होंगे, छत के जो जहाँ पे मतलब स्लोप जहाँ पर ख़त्म होता होगा, तो वहाँ पर उसकी जो हाइट होगी 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसा बनाना है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, फ्लैट रूफ है ना। फ्लैट रूफ है तो उसकी जो हाइट कितनी होगी, 2.5 मीटर से कम नहीं होगी। अगर स्लोप वाली छत है तो इसकी जो हाइट होनी चाहिए ज़मीन से वह होगी 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी? 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो पहला का आंसर होगा आपका 2.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमेट वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर, यानी कि जो प्रॉक्सिमेट जो यंत्र है, प्रॉक्सिमेट जो लगाया जाता है सुरक्षा प्रणाली की दृष्टि से, वो किस में लगा होता है निम्न में से। तो ए एक्सकेवेटर, बी है वाटर टैंक्स, सी है ड्रिल इक्विपमेंट एंड डी है डंपर एंड ट्रिपर। तो इसका आंसर होगा डी, डंपर एंड ट्रिपर पर जो आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ एक सेफ्टी फीचर है डंपर एंड ट्रिपर्स का। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लैश बैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड, जो फ्लैश बैक सिस्टम है अरेस्टर वो कहाँ लगाया जाता है। ए कंप्रेसर पर, बी है गैस वेल्डिंग या कटिंग सेट पर, सी है जनरेटर पर एंड डी है वे ब्रिज पर। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि जो गैस वेल्डिंग है या कटिंग सेट है तो उस पर जो फ्लैश बैक अरेस्टर सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। किस पर? गैस वेल्डिंग एंड कटिंग पर। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4, वोल्टेज लिमिट्स शैल नॉट बी एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस, यानी कि जो ओपन कास्ट माइंस है तो वहाँ पर जो जनरली जो लाइटिंग होती है वोल्टेज कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है। ए 125 वोल्ट्स, बी है 650 वोल्ट्स एंड सी है 250 वोल्ट्स एंड डी है 11,000 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 का सी, यानी कि 250 वोल्ट से अधिक की हम बिजली का उपयोग नहीं कर सकते। कितनी? 250 वोल्ट से अधिक का हम बिजली का उपयोग नहीं कर सकते ओपन कास्ट माइंस में, और अंडरग्राउंड माइंस में 125 वोल्ट से अधिक की हम बिजली का उपयोग नहीं करते जनरली लाइट के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, है ना, क्या होगा, डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सॉरी 250 वोल्ट होगा, ठीक है। ओपन कास्ट माइन में जो जनरल लाइट के लिए जो उपयोग की जाती है बिजली वह होंगे 250 वोल्ट के लिए, ठीक है। अगर दोनों प्रकार की माइन में उन स्थायी मशीनों के लिए फिक्स्ड की वोल्टेज है वो 650 वोल्ट से अधिक नहीं होगी, जिनमें बोल्ट टाइप प्लग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लाइटिंग के लिए 125 वोल्ट ही होगा। और जो बिजली के जो लैंप होते हैं जो हाथ में पकड़कर उपयोग करते हैं वो अधिकतम 30 वोल्ट के होंगे, और जो रिमोट कंट्रोल पायलट सर्किट होगा वह अधिकतम 30 वोल्ट में ऑपरेट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि रिमोट कंट्रोल जो पायलट सर्किट होता है अधिकतम 30 वोल्ट पर ऑपरेट कर सकते हैं, और जो लैंप होते हैं बिजली के लैंप जो हाथ में पकड़कर उपयोग करते हैं अधिकतम
30 वोल्ट ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय अप टू डैश 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 इन कंसल्टेशन विथ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ द माइंस, यानी कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर है तो वर्कमैन इंस्पेक्टर की जो नियुक्ति होती है रजिस्टर्ड ट्रेड के सहयोग के किसके सहयोग से करते हैं? ए DGMS, बी माइन मैनेजर, सी है ऑनर एजेंट एंड डी है फोरमैन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बी, यानी कि जो माइन मैनेजर होते हैं, माइन मैनेजर की जो नियुक्ति की वजह से जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है ना, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में आपका जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है उनके द्वारा नामांकित किया जाता है। लेकिन है ना, कौन करता है सहयोग? तो माइन मैनेजर सहयोग करता है। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं ना, तो वहाँ से ये चुने जाते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर 8 आवर्स वेटेड एवरेज इन माइन। तो जो 8 घंटे का जो होता है, 8 घंटे के समय में औसतन माइन में जो धूल के कणों की जो अधिकतम सीमा होगी एक्सपोजर के लिए कितनी होगी? अगर हम किसी जगह 8 घंटे काम करें तो वहाँ पे जो कोल डस्ट का जो है मिनिमम एवरेज क्या होगा, यानी कि हम 8 घंटे तक वहाँ काम कर सके वेटेड एवरेज। तो ए 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, बी है 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, सी है 7 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड डी है 10 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका आंसर होगा बी, यानी 6 का बी, यानी कि अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक की मात्रा में डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होगी तो इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए एवरेज जो डस्ट की जो मात्रा है 8 घंटे के समय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड बी शोन इन वाटर रेंजर प्लान, यानी कि निम्नलिखित में से वाटर रेंजर जो प्लान होते हैं उनमें क्या दिखाया जाना चाहिए? ए रिवर कॉमा स्ट्रीम कॉमा वाटर कोरस एंड कॉमा रिजर्वर, एंड बी ऑप्शन है सरफेस कंट्रोल लाइन्स, डाइक्स, कॉम्फॉल्ट्स, स्टोर्स, जियोलॉजी, सी है हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो सरफेस फीचर होता है, सरफेस फीचर यानी कि जो वाटर रेंजर प्लान जो होता है, तो वाटर रेंजर प्लान में आपके जो भी सरफेस के फीचर होते हैं वो सभी दिखाए जाने चाहिए, जैसे कि रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, वाटर कोरस हो गया, रिजर्वर हो गया, सरफेस की कंट्रोल लाइन्स भी दिखाई जानी चाहिए, फॉल्ट्स भी होने चाहिए उसमें, शोर्ट्स है ना, और हाईएस्ट फ्लड लेवल भी दिखाया जाना चाहिए उस एरिया का। तो ये सभी चीज़ें वाटर रेंजर प्लान में दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी कि कामगारों की सुरक्षा के प्रबंधन में सहभागिता किस रूप में होती है? ए सेफ्टी कमेटी, बी बाइप्रेट कमेटी, सी ट्री पार्टिएट कमेटी एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो सभी प्रकार की जो समिति होती है सुरक्षा के संबंध में आपका सहायता करती है सहभागिता के रूप में। ठीक है ना, तो ये सभी कमेटी आपका सहायता करती है, सेफ्टी कमेटी, बाइप्रेट कमेटी, ट्राइपेट कमेटी है ना, ये सभी कमेटी आपका कामगार की सुरक्षा के प्रबंधन में सहभागिता के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेफ्टी फीचर ऑफ द बेल्ट कन्वेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स में सेफ्टी फीचर्स नहीं है बेल्ट का, है ना, बेल्ट कन्वेयर का कौन सा इसमें से इसका सेफ्टी फीचर नहीं है? ए लिमिटिंग स्विच, बी है पुल कॉर्ड स्विच, सी है होल्ड बैक एंड डी है वल्केनाइजिंग। तो इसका आंसर होगा 9 का डी, वल्केनाइजिंग इसमें से जो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है उसका सेफ्टी फीचर्स नहीं है। पुल कार्ड का सिस्टम ऐसा है कि पुल कार्ड को हम जैसे हम बेल्ट को कभी अचानक बंद करना होता है तो अचानक बंद करने के लिए हम एक स्विच होता है जगह जगह पर लगाया जाता है, कुछ अंतराल पर समथिंग 1 मीटर के डिस्टेंस में यह लगाया जाता है पुल कार्ड स्विच, ताकि अगर बेल्ट को इमरजेंसी में बंद करना हो तो इस स्विच को खींचते ही बेल्ट तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, लिमिटिंग स्विच का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ होल्ड बैक का आइडिया है कि होल्ड बैक का मतलब क्या होगा कि जब कभी हम बेल्ट को रोकते हैं, अचानक रोकते हैं, जब चलता हुआ बेल्ट क्या होता है इंक्लाइन पर जब जो मटेरियल होता है चलता है या बेल्ट चलते रहता है, अचानक जब रुकता है तो स्पीड में बेल्ट जब होता है तो इसका कारण क्या होता है कि इसको जो बेल्ट है वो जो मोटर का जो रगा होता है रोटर या ड्रम पर, ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि यह बेल्ट साइड से स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो इसी को कवर करने के लिए होल्ड बैक अरेंजमेंट लगाया जाता है, ताकि जो बेल्ट है ड्रम से स्लिप होकर बाहर ना गिरे या स्लिप होकर कहीं टूट ना जाए। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए होल्ड बैक जो है स्विच का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी आप लिमिटिंग स्विच का देख सकते हैं, लिमिटिंग स्विच का क्या यूज है सेफ्टी फीचर्स के रूप में बेल्ट कन्वेयर के। बाकी मैं 2 का बता दिया, वोल्केनाइजिंग में सेफ्टी फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एज पर द CMR 2017 डेंजर जोन। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो CMR 2017 के अनुसार ओपन कास्ट माइंस का जो डेंजर जोन जो होगा वह कितना होगा। तो ए 100 मीटर, बी है 150 मीटर, सी है 500 मीटर एंड डी है 300 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 500 मीटर होगा ओपन कास्ट माइन का डेंजर जोन ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है ना। और जो आपका अंडरग्राउंड माइंस है इसके लिए डेंजर जोन जो होता है वह होता है 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर। यहाँ क्वेश्चन पिछले बार के सेट में भी आया था, इसका जो सेट था सेट सी था, तो जिसमें हमने देखा था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो यह सेट ए है। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो टर्म है ओपन कास्ट माइन से रिलेटेड नहीं करता है, ठीक है। ए बॉक्स कट, बी हाईवल, सी है क्रेस्ट एंड डी है विंच। तो इसका राइट आंसर होगा 11 का डी, ठीक है, यानी कि विंच। तो विंच जो है ओपन कास्ट माइन से रिलेटेड नहीं करते। तो विंच का मतलब क्या होगा कि यहाँ जो टर्म है ये मेटल माइन से रिलेटेड होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए जो कनेक्टेड होते हैं ड्रेवेज, गैलरी बोलेंगे या ड्राइवेज बोलेंगे, तो इनका टर्म वहाँ पर यूज किया जाता है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ मेटल माइन में यूज किया जाता है। लेवल ही है लेकिन एक मार्ग से, जैसे ओपन कास्ट माइंस में होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए जो गैलरी बनाई जाती है, ठीक है। ये गैलरी हो गई और एक लेवल हो गई, ये लेवल और ये लेवल, इन दोनों के बीच में जो गैलरी बनी है हम लोग क्या कहते हैं, डीप राइज बोलेंगे, ठीक है। जबकि जो मेटल माइन के जो टर्म में होगा इनको क्या कहेंगे, वेंच कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एज पर द प्रोविजन हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू माइन वर्कर्स, यानी कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो प्रोविज़न है खान कर्मचारियों के लिए कि जो वर्कर है उनके लिए कितना लीटर पानी की व्यवस्था करना चाहिए, है ना, यह उपलब्ध होनी चाहिए माइन के कर्मचारियों के लिए। तो ए 1.5 लीटर, बी है 1.3 लीटर, सी है 4 लीटर एंड डी है 2 लीटर। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 2 लीटर जो है पानी की व्यवस्था होनी चाहिए माइंस के कर्मचारियों के लिए। पेयजल की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए कम से कम 2 लीटर आपका जो है पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आप रूल नंबर 30 में भी देख सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 30 में भी देख सकते हैं कि पानी की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ होगा इसका 2। और जहाँ पर जो ओपन कास्ट माइन या सरफेस पर 100 से अधिक व्यक्ति अगर काम करते हैं तो वहाँ चीफ इंस्पेक्टर मशीन से या अन्य उपाय से पानी को ठंडा करने का आदेश भी दे सकता है, ठीक है। और जहाँ पानी के पीने का स्थानीय शब्दों में नाम लिखा जाएगा और इससे 6 मीटर की दूरी में कोई भी शौचालय या मूत्रालय या नहाने के स्थान नहीं होंगे, कम से कम 6 मीटर की दूरी तक, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इन अ माइन वेयर 1600 person are ordinary employed, the number of workmen inspector required as per the rule, यानी कि जिस माइंस में 1600 से अधिक पर्सन नियुक्त हैं तो वहाँ पर जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे A2, B3, C4 एंड D5। तो इसका तो राइट आंसर है इसका 3, है ना, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होगा कि जहाँ 500 से अधिक व्यक्ति है तो 500 से अधिक व्यक्ति पर वर्कमैन इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, जो कि मैनेजर द्वारा जो ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उनमें से नामित किए जाते हैं मैनेजर के द्वारा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग विभाग के 3 होते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर, ठीक है, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं। तो अगर जहाँ 1500 से अधिक व्यक्ति है तो वहाँ प्रति 1000 पर, यानी जहाँ 1500 से अधिक व्यक्ति है तो वहाँ प्रति 1000 पर, है ना, 1000 पर एक माइनिंग विभाग का वर्कमैन इंस्पेक्टर नियोजित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 1600 है, तो 1600 है, ठीक है। तो 500 व्यक्ति पर तो 1 आ गए, ठीक है ना, 500 व्यक्ति पर 1, ठीक है। और जैसे कि 500 व्यक्ति पर 1 हो गया,
एक मैं अच्छे से मिटा के बता देता हूँ। तो 500 व्यक्ति पर एक वर्गमन इंस्पेक्टर है, ठीक है। अब जैसे 500 से अधिक हुआ है ना, तो हमने कहा था कि 1000 पर एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 1000, ये 1000 हो गया, तो 1000 पर एक हो गया, ठीक है ना। तो अभी वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गए कितने हमारे पास, 2 हो गए, ठीक है, 2 वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गए। और जब बचे कितना, 100, तो हमारे पास जैसे ही 1501 होंगे, तो 1501 होंगे तो हमारे को जो हम लोगों को क्या है, फिर से 1000 करना पड़ेगा, मतलब 1000 पे गिनती आ जाएगी उसकी, तो फिर से 1000 हो जाएगा वो। तो ये होगा टोटल आपके एक और वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो टोटल कितने हो गए आपके, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रति 1000 पर एक वर्कमैन इंस्पेक्टर बढ़ेगा, 500 पर एक, ठीक है। जैसे हमारे फिर कितना है हमारा, 1500 है, सॉरी 1600 है। तो जैसे हम उसमें 1000 डाल देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारा, 1000 पर एक वर्कमैन इंस्पेक्टर नियुक्त करना, तो ये होगा 1, तो ये होगा 2 वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग विभाग के हो गए, ठीक है। फिर जैसे हम 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 पर एक करना है, तो ये 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, क्योंकि हमारे पास कितना है, 1600 है। जैसे अगर 1502, 1503, 1504 हो जाएगा, ठीक है, तो प्रति 1000 पर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर यहाँ पर नियुक्त होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द कैप लैम्प यूज्ड बाय द माइनर इज इंट्रिकली सेफ, यानी कि मतलब जो कैप लैम्प यूज करते हैं माइनर्स द्वारा किस प्रकार की होती है। ए इंट्रिकली सेफ, बी है फ्लेम प्रूफ, सी है नन ऑफ ए एंड बी, एंड डी है कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क। तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रिकली सेफ एंड बी नॉन फ्लेम प्रूफ, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा कि जो कैप लैम्प है ना ही तो वह इंट्रिकली सेफ होती है और ना ही वह फ्लेम प्रूफ होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट इन ओपनिंग ओपन कास्ट माइन, यानी निम्नलिखित में से ओपन कास्ट माइंस में किस चीज़ की ओपनिंग करना सबसे ज़्यादा मतलब कि कठिन होता है। ए लैंड इक्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन, बी मैन पावर रिक्वायरमेंट, सी है ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन, एंड डी है कस्टमर सिलेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन ए, यानी कि लैंड इक्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो किसी भी माइंस को अगर हमको जहाँ पर हमें ओपन माइंस करना है, ओपन कास्ट माइंस करना है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लैंड को इक्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन करना है, यानी कि अगर वहाँ पर आसपास की बिल्डिंग है तो उन सब की बिल्डिंग को हटाना पड़ेगा या खेत को हटाना पड़ेगा, उन सब चीज़ों में कानूनी कार्रवाई वगैरह ये सब चीज़ें होती है, एक्ट्स के अंदर आती है। तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उस जगह को खाली करना, उस जगह को रिहैबिलिटेशन करना और किसी और जगह पर उनको बसाना, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लैंड इक्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 16। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट mining in India is economically feasible at present if a coal and OB ratio is up to, यानी कि भारत में अगर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन है तो वह किफ़ायती कब है, जब कोल एंड ओबी का रेशियो कितने से अधिक हो या लगभग हो, निम्न हो, तो वहाँ किफ़ायती माना जाएगा। ए 1:2 रेशियो, बी है 1:4 रेशियो, सी है 1:8 एंड डी है 1:10। तो इसका आंसर होगा 16 का सी 1:8, जहाँ पर यानी कि 8 क्यूबिक मीटर का अगर हम लोग अगर ओवरबर्डन निकाल रहे हैं अगर, तो 1 टन अगर कोयला मिल रहा है तो वहाँ इंडिया में मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ अ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाय, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का सबसे पहला लक्षण किससे प्राप्त होता है या किससे प्राप्त होता है संकेत। तो ए में कफ CO2, बी है स्वेटिंग, सी है टेम्परेचर राइजेस, एंड डी है नेम ऑफ द अबाव। तो इसका राइट आंसर होगा 17 का बी स्वेटिंग, यानी कि यहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग के संकेत मिलते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होने लगेगा, हीटिंग होने लगती है। तो हीटिंग होने लगेगी तो इसके कारण क्या होता है, पसीना आने लगता है। तो इससे यह संकेत मिलता है कि हमें अगर स्वेटिंग होने लगी है तो वहाँ पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग चालू है, यानी कि वहाँ पर स्वेटिंग होने लगी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का अगर हो रही है उस जगह पर वहाँ स्वेटिंग होने लगी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि द ग्रेट विच इज अवेलेबल
फ्रॉम अ प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग इज, है ना, वह ग्रेड जो वास्तविक माइनिंग के बाद प्राप्त होता है कहलाता है? ए कंप्यूटेटेड ग्रेड, बी है रन ऑफ माइन ग्रेड, सी है इफेक्टिव ग्रेड एंड डी है पिट हेड ग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का बी, रन ऑफ माइन ग्रेड। ठीक है ना, तो रन ऑफ माइन ग्रेड जो होगा कि जो ग्रेड वास्तविक माइनिंग के बाद जो प्राप्त होता है उसे रन ऑफ माइन ग्रेड कहते हैं। ठीक है, रन ऑफ माइन ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज रिलेटेड विथ, यानी कि निम्न में से जो आरएफ है किस शब्द से संबंधित है? ठीक है, ए माइन वेंटिलेशन, बी है माइन प्लान यानी कि सर्वे से संबंधित है, सी है माइन एयर सैम्पलिंग एंड डी है माइन ड्रेनेज। तो इसका आंसर होगा बी, माइन प्लान एंड सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन ऑर्डर, यानी कि जो कोयले का निर्माण हुआ वो किस क्रम में हुआ है? तो ए लिग्नाइट, कॉमा पीट, कॉमा बिटुमिनस, कॉमा एंथ्रेसाइट, बी है कॉमा पीट, कॉमा लिग्नाइट, कॉमा बिटुमिनस, कॉमा एंथ्रेसाइट, सी है पीट, कॉमा लिग्नाइट, कॉमा एंथ्रेसाइट, कॉमा बिटुमिनस एंड डी है बिटुमिनस, कॉमा पीट, कॉमा एंथ्रेसाइट, कॉमा लिग्नाइट। तो इसका आंसर तो बहुत ही ईजी होने वाला है, बी। पहले कोयले का जो निर्माण होगा सबसे पहले क्या बनता है? पीट बनता है, फिर इसके बाद लिग्नाइट होगा, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी 20 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए यार, तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके मोटिवेट होने की वजह से मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ग्रेविमेट्रिक सैम्पलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, यानी कि जो ग्रेविमेट्रिक जो सैंपल्स की जो विधि है किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? ए थर्मल प्रिसिक्शन, बी है फिल्ट्रेशन, सी है ऑप्टिकल एंड डी है इम्पैक्शन। ठीक है, तो थर्मल प्रिसेप्शन का मतलब होगा तापीय वर्षण एंड बी है फिल्ट्रेशन यानी कि वो फिल्टर करना, ऑप्टिकल प्रकाशीय एंड इम्पैक्शन मतलब संघटन। तो इसका राइट आंसर होगा बी फिल्ट्रेशन। तो जो ग्रेविटी जो सैम्पलर्स विधि है वह फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, तो बर्डन का डिस्टेंस किससे होता है? ए लास्ट रो एंड एज ऑफ लाइन ऑफ बेंच, बी है फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, सी है फर्स्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच एंड डी है डेप्थ ऑफ होल। तो इसका राइट आंसर होगा 22 का सी, है ना, यानी कि फर्स्ट रो एंड एज ऑफ लाइन बेंच। ठीक है, तो बर्डन का मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ किस प्रकार से होता है बर्डन। ठीक है, तो एक खोलिए, एक खोलिए, एक खोलिए, एक खोलिए, ये खोलिए, ये खोलिए। ठीक है ना, तो ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी वो होगी बर्डन। ठीक है, या एक रो से R1 है ना, ये R1 ये R2, तो एक रो से दूसरी रो के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? बर्डन कहलाएगी। ठीक है, एक रो से दूसरी रो के बीच में जो रहेगा होल डिफरेंस वो कहलाएगा बर्डन। और एक ही लाइन में, अगर एक लाइन में ऐसे है होल, है ना, ये कहलाएगा आपका स्पेसिंग। ठीक है ना, ये स्पेसिंग होगा। एक लाइन में दो होलों के बीच की दूरी कहलाएगी स्पेसिंग, और एक रो से दूसरी रो के बीच की दूरी में अगर होल हो रहे हैं तो उसको बर्डन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रो से दूसरी रो के बीच वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो की और एज लाइन ऑफ अ बेंच, तो ये एज हो गई बेंच की एज, और ये फर्स्ट रो होगी ऑफ होल, तो ये कहलाएगा आपका बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ ब्लास्टिंग विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड, है ना, यानी कि जो हम लोग जो ब्लास्टिंग करते हैं तो निम्न में से किस फैक्टर का यूज करते हैं ब्लास्टिंग की परफॉर्मेंस के लिए?
तो ए लोड फैक्टर, बी है एज फैक्टर, सी है येल्डिंग फैक्टर एंड डी है पाउडर फैक्टर। तो इसका तो आंसर बहुत ही ईजी है, इसका आंसर है डी पाउडर फैक्टर। यानी कि अगर हमको ब्लास्टिंग के परफॉर्मेंस को अगर जानना है तो वहाँ रहेगा आपका पाउडर फैक्टर रहेगा कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो। जितना अच्छा आपका ब्लास्टिंग मटेरियल टूटेगा 1 किलो पाउडर से जितना टन टूटता है वाला हम पाउडर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वाइल ब्लास्टिंग इन अ हॉट स्टार्टर द टेम्परेचर ऑफ अ होल शुड नॉट बी एक्सीड। यानी कि अगर गर्म सतह में जो हम ब्लास्टिंग करते हैं तो वहाँ कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर जो ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है कि हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं होल का, तो ड्रिल होल काफ़ी गहरे होते हैं और स्टार्टा काफ़ी गर्म भी होता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे होते हैं ड्रिल होल। तो वहाँ का स्टार्टा अगर कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो हम वहाँ ब्लास्टिंग के लिए सही नहीं होगा या ब्लास्टिंग नहीं करेंगे या ब्लास्टिंग रोक देंगे। तो ए 80 डिग्री, बी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सी है 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर होगा इसका ए, यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पर भी आपका जो होल का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो वहाँ पर जो है ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना, उस होल को क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ठंडा करेंगे। ठीक है ना, ठंडा करेंगे तब उसके बाद ही आप वहाँ पर ब्लास्टिंग करोगे। और सभी होलों में पानी भरा जाएगा जब तक कि इसका जो होल का जो टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना आ जाए। कम से कम 12 घंटे का यहाँ समय होता है, तब तक कि वहाँ नीचे आ जाना चाहिए। अगर नीचे नहीं आता तो यहाँ प्रोसेस चलती रहती है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी कुछ दिन पहले यानी कि 21 दिसंबर को मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट किया होता जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर डेटोनेटिंग फ्यूज कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जाता है, तो इसका आंसर बहुत से लोगों ने दिया था जवाब में 80 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली में 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो होल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा था कि डेटोनेटिंग फ्यूज कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जाता है, तो इसका राइट आंसर था 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया डेटोनेटिंग फ्यूज की। अगर बात करें इलेक्ट्रिक डेटोनेटर की और डेटोनेटिंग फ्यूज की, तो जो सभी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर व डेटोनेटिंग फ्यूज है लगभग 130 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में विस्फोटित हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपका स्लरी एक्सप्लोसिव है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पर पानी छोड़ना शुरू कर देता है और 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पर तापमान नहीं झेल पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फ्लाई रॉक्स ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय। यानी कि जब अगर ओपन कास्ट माइन से हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, जो रॉक को जो फ्लाई होती है यानी उड़ती है, तो इसको किस चीज़ से रोक सकते हैं। तो ए स्प्रिंग ऑफ वाटर, बी है मफल ऑफ ब्लास्टिंग, सी है ब्लास्टिंग ऑफ शॉर्ट्स होल्स एंड डी है ब्लास्टिंग डीप होल्स। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी मफल ब्लास्टिंग। तो मफल ब्लास्टिंग करके हम लोग जो फ्लाई रॉक होती है उनको रोक सकते हैं ना। तो जो मफल ब्लास्टिंग है एक प्रकार से एक टेक्निक है कि जहाँ पर ब्लास्टिंग करना होता है उसके ऊपर एक प्रकार से जाली रखा जाता है ना। जहाँ ब्लास्टिंग करना होता है वहाँ पर जाली को बिछाया जाता है और उसके आजू बाजू साइड से या रेत की बोरी वगैरह से इसे दबा दिया जाता है कि जो ब्लास्टिंग की जो रॉक से ज़्यादा दूर तक ना जाए, सीमित जगह तक ही रहे। ठीक है, इसलिए मफल ब्लास्टिंग का यूज किया जाता है। जहाँ अगर हमको फ्लाई रॉक से बचाना है, कहाँ पर किया जाता है, जहाँ नज़दीकी रेसिडेंशियल इलाका हो वहाँ पर इस चीज़ का यूज किया जाता है मफल ब्लास्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ कहता है कि वाइल डीलिंग विथ मिसफायर शॉट द रिलीविंग होल इज ड्रिल्ड एट अ डिस्टेंस नॉट लेस दैन। तो जहाँ पर हम लोग मिसफायर शॉट को निपटवाने के लिए या निपटाने के लिए है, तो रिलीविंग होल जो कम से कम कितनी दूरी पर करनी चाहिए। ये ओपन कास्ट की बात कर रहा है कि ऑप्शन इतने हैं 15 मीटर, बी है 20 मीटर, सी है 10 मीटर एंड डी है 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 26 का सी। तो यहाँ जो है जो रिलीविंग होल होना चाहिए आपका नॉट लेस दैन 10 मीटर से आपकी जो दूरी है कम नहीं होनी चाहिए, है ना। कम से कम जो मिनिमम दूरी है वो होगी 10 मीटर। अगर इससे नज़दीक हम और लगाएंगे, यानी कि जैसे 5 मीटर 3 मीटर में अगर हम रिलीविंग होल लगाते हैं तो वह क्या होने लगेगा, आपका जो है होल कट ऑफ हो जाएगा, है ना, या कट ऑफ ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो रिलीविंग होल लगाएंगे वह रिलीविंग होल 10 मीटर से कम जो रिलीविंग होगा वह होगा कम से कम 10 मीटर होगा रिलीविंग होल की दूरी। ठीक, कम से कम 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अ कोल सीम इज सेड टू बी थर्ड डिग्री इफ रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस इन अ मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेज्ड इज मोर दैन। यानी कि जो अगर थर्ड डिग्री ऑफ गैस सीम है तो वहाँ पर जो निकलने वाली जो गैस की दर है ना, जो कोयले से जो निकलने वाली गैस की दर होगी वह कितने क्यूबिक मीटर
प्रति टन होने पर 3rd डिग्री कहलाएगी। तो A 2, B 10, C 15 एंड D है 20। तो इसका राइट आंसर होगा B, यानी कि 10 क्यूबिक मीटर से। यानी कि जहाँ पर गैस की जो इमिशन की रेट है कि 10 क्यूबिक मीटर प्रति टन कोयले से अगर अधिक निकलती है तो वहाँ गैसीय सीम 3rd डिग्री गैसीय सीम के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सभी आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी अदर दैन अ सीरियस इंजरी विच इन्वॉल्व्स द इन्फोर्स्ड एब्सेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ। यानी कि अगर कोई व्यक्ति रिपोर्टेबल चोट है जो कि गंभीर नहीं है, जिसमें व्यक्ति को चोटिल व्यक्ति कम से कम निम्नलिखित समय तक अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य है, तो रिपोर्टेबल इंजरी कब कहलाएगी, है ना, इसके बारे में पूछ रहा है। तो A 72 आवर्स और मोर, B है 2 days और मोर, C है 48 आवर्स और मोर एंड D है 1 वीक। तो इसका आंसर होगा 28 का A, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति 72 आवर या उससे अधिक समय के लिए अनुपस्थित होता है तो ऐसी इंजरी को इरिपोर्टेबल इंजरी में रखा गया है। ठीक है, रिपोर्टेबल इंजरी में रखा गया है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है कि नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से एक्सीडेंट होते हैं तो जिनमें हमें नोटिस देना होता है, ठीक है, अथॉरिटी को या मैनेजर को। तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कोल सीम आर नॉर्मली फाउंड, यानी कि कोल सीम सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। ए इग्नियस रॉक में, बी सेडिमेंट्री रॉक में, सी मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बी सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि कोल सीम जो होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है और कोल भी खुद एक सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन कंटिग्यूअस सीम मीन्स द पार्टिंग बिटवीन टू सीम इज विद इन, यानी कि कंटिग्यूअस सीम वे है होती है जिनके बीच की पार्टिंग निम्नलिखित में से होती है कम होती है। ए 13 मीटर, बी 15 मीटर, सी 9 मीटर, डी एंड 14 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, है ना। तो इससे आप रेगुलेशन नंबर 118 में देख सकते हैं कि वहाँ पर कंटिग्यूअस सीम किस प्रकार से परिभाषित किया गया हुआ है, जिसमें थोड़ा बता देता। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंटिग्यूअस सीम होता है क्या। तो कंटिग्यूअस सीम का मतलब होता है कि यदि दो सीमें 9 मीटर या इससे कम पार्टिंग के अंतर में हो तो उन सीमों को कंटिग्यूअस सीम कहते हैं, है ना। किसे कहेंगे, यदि दो सीमों के सीम 9 मीटर या इससे कम पार्टिंग में अंतर में हो, यानी कि अगर एक सिम ये है और एक सिम ये है, अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 9 मीटर से कम है, 9 मीटर या 9 मीटर के अंतर में है, तो ऐसी सिमों को क्या कहा जाएगा, कॉन्टिग्यूअस सिम कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी एक चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किन्हीं दो सिमों या सेक्शन के बीच की छोड़ी गई पार्टिंग अगर किसी भी जगह 3 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है ना, अगर किसी सिम या सेक्शन के बीच की छोड़ी गई अगर पार्टिंग 3 मीटर से कम है तो वहाँ पर जो है वर्किंग नहीं की जाएगी, है ना। डबल जो मल्टी सेक्शन वाली जो वर्किंग है नहीं की जाएगी, ठीक है ना। अगर हमको दोनों सेक्शन में वर्क करना है, ऊपर और नीचे कर दोनों की वर्किंग करना है, तो इनके बीच की जो मिनिमम पार्टिंग होनी चाहिए वो कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो हम ड्यूअल या मल्टी सिम सेक्शन नहीं चलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जॉइनिंग ऑफ टू रोप्स इज कॉल्ड, यानी कि जो दो रोप्स की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहते हैं, दो रोप्स को जोड़ने को क्या कहते हैं। ए कास्टिंग, बी है स्प्लाइसिंग, सी है कास्टिंग एंड डी है रोलिंग। तो इसका आंसर होगा स्प्लाइसिंग, यानी कि दो रोप को जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ईच एक्सप्लेसिव इज स्टोर, एक्सप्लेसिव को कहाँ स्टोर किया जाता है, ए रूम में, बी बंकर में, सी गोडाउन में एंड डी मैगजीन में। तो इसका सीधा आंसर होगा मैगजीन में। ठीक है, मैगजीन के बारे में थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ। तो मैगजीन 3 प्रकार की होती है वैसे तो, मुख्य मैगजीन, सर्विस मैगजीन एंड पोर्टेबल मैगजीन, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की मैगजीन होंगी, ठीक है। तो माइंस में जो मैगजीन बनाई जाती है जहाँ से शॉर्ट फायर बारूद इशू करता है ना, तो यहाँ सर्विस मैगजीन होती है, ठीक है। मेन मैगजीन से थोड़ी दूर, यहाँ मेन मैगजीन जो होती है सर्विस मैगजीन से काफ़ी दूर होती है। तो माइंस में जो भी मैगजीन होती है वहाँ सर्विस मैगजीन होती है, ठीक है। और जो आपका पोर्टेबल मैगजीन जो होता है, पोर्टेबल मैगजीन बहुत छोटी माइंस के लिए उपयुक्त किया जाता है, जैसे कि जहाँ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन के लिए डेटोनेटर या डेटोनेटिंग फ्यूज या ब्लास्टिंग रिले रखने के लिए वहाँ बल एक्सप्रेसो का काम आता है, या नई माइन शुरू करते समय मेन मैगजीन बनाने से पूर्व पोर्टेबल मैगजीन बनाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33, डीजीएमएस कम्स अंडर। डीजीएमएस निम्नलिखित में किसके अंदर आता है? ए कोल मिनिस्ट्री, बी है एनर्जी मिनिस्टर, सी है लॉ मिनिस्ट्री एंड डी है लेबर ऑफ मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि लेबर मिनिस्ट्री। बहुत से लोगों को इसका आंसर मुझे लगता है कोल मिनिस्ट्री देते रहे होंगे या देना चाहते रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा लेबर मिनिस्ट्री। श्रम कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, है ना। डीजीएमएस जो आता है अपना वो श्रम कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नोटिस ऑफ अ सीरियस एक्सीडेंट इज गिवन इन फॉर्म, यानी कि जो गंभीर दुर्घटना की सूचना किस फॉर्म में दी जाती है? तो ए फॉर्म 4B, बी है फॉर्म 1, सी है फॉर्म 4A एंड डी है फॉर्म 5। तो इसका आंसर होगा 34 का सी, फॉर्म 4A में जो नोटिस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट की सूचना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ अ डस्ट दैट गवर्नेंस इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इज, यानी कि जो डस्ट है निम्न के मुख्य पैरामीटर हमें प्रभावित करते हैं, यानी कौन सा पैरामीटर हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है डस्ट का? निम्नलिखित में से ए कलर ऑफ डस्ट, बी है स्पीड ऑफ डस्ट, सी है साइज ऑफ डस्ट एंड डी है स्मॉल ऑफ डस्ट। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि साइज ऑफ डस्ट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है डस्ट के लिए जो हमें प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड माइन शुड नॉट बी लेस दैन, यानी कि अंडरग्राउंड माइंस में जो ऑक्सीजन का लेवल है निम्न में से कम नहीं होना चाहिए। ए 25%, बी है 21%, सी है 19% एंड डी है 15%। तो राइट आंसर होगा इसका सी 19%। बहुत ईजी आंसर था इसका, सॉरी बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37, जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोलफील्ड्स इज अबाउट, यानी कि जो इंडियन माइंस का जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो कितना होता है? ए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्लिक 30 मीटर, बी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्लिक 38 मीटर, सी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्लिक 38 मीटर एंड डी है -1 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 37 का ए, यानी कि हम लोग का जो माइनस से अगर 38 मीटर नीचे जाते हैं तो हम लोग का जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ठीक है, यह हम लोग की इंडिया माइंस का जियोथर्मल ग्रेडियंट है। ठीक है, यानी कि प्रति 38 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 38, डस्ट जनरेशन में भी रिड्यूस बाय ड्रिल, यानी कि डस्ट जो जनरेट होता है वो किस ड्रिलिंग में, तो निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपयोग करके हम उसको कम कर सकते हैं डस्ट बनने के, है ना। ड्रिलिंग के दौरान जो डस्ट बनता है उसको बनाने को कम किया जा सकता है निम्नलिखित में से किसके कारण? ए विथ ब्लंट बीट, बी है विथ हाई स्पीड, सी है विथ लो स्पीड एंड डी है विथ शार्प बीट। तो इसका राइट आंसर होगा डी विथ शार्प बीट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब अ जियोलॉजिकल फॉल्ट, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय बाधा यहाँ प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, जियोलॉजी फॉल्ट के टर्म में। ए ग्रेडियंट, बी है थ्रो, सी है हेड एंड डी है नन ऑफ द अबाउ। तो 39 का होगा आंसर ग्रेडियंट, यानी कि जो जियोलॉजिकल जो फॉल्ट होता है ना, जियोलॉजिकल फॉल्ट में हेड, थ्रो ये सभी चीज़ें आती है लेकिन ग्रेडियंट नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या कि जो जियोलॉजिकल फॉल्ट का जो टर्म है ग्रेडियंट का कोई यूज नहीं है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इन सरफेस माइन अ बॉक्स कट इज डिफाइंड, यानी कि जो सरफेस माइन में बॉक्स कट इनमें से क्या है? ए द फाइनल कट ऑफ टू क्लोज द माइन, बी है द इनिशियल कट मेड टू ओपन अ कट एंड सी है एनी कट विच लुक एज अ ओपन बॉक्स एंड डी है द कट टू एक्सटेंड अ होल रोड। तो इसका राइट आंसर होगा 40 का बी, यानी कि द इनिशियल कट, यानी कि जब हम लोग सरफेस पर माइन ओपनिंग करते हैं तो वहाँ पे इनिशियल कट है, यहाँ ओपन अ कट। तो जब भी हम माइंस ओपन करते हैं तो सबसे पहले बॉक्स कट का यूज किया जाता है ताकि माइंस को ओपनिंग अच्छे से हो सके। इनिशियली यह प्रारंभिक कट रहता है, यहाँ ओपन कट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन बाय साइकिल टाइम ऑफ एक्सकेवेटिंग मशीन, यानी कि किसी एक्सकेवेटर के साइकिल के समय निकालने के लिए किसे मतलब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ए स्वेलिंग फैक्टर,
बी है बकेट फैक्टर, सी है स्विंग फैक्टर एंड डी है पाउडर फैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा 41 का सी, यानी कि स्विंग फैक्टर होगा, यानी कि मशीन कितनी जल्दी आ रही है जा रही है, यानी कि स्विंग फैक्टर कहलाता है, कितनी जल्दी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये स्विंग फैक्टर होगा। यानी कि ड्रैग लाइन मशीन हो गया, ये स्विंग फैक्टर उसके लिए डिपेंड करेगा। लेकिन जो साइकिल फैक्टर होता है, साइकिल फैक्टर या साइकिल फैक्टर होगा, जैसे LHD हो गया, HDL हो गया, इन लोग के लिए साइकिल फैक्टर होता है। लेकिन जो स्विंग फैक्टर है इसके लिए, यहाँ स्विंग फैक्टर होगा ड्रैग लाइन मशीन के लिए, क्योंकि इसमें जो बकेट होती है वो काफ़ी दूर से मटेरियल को लोड करती है और फिर काफ़ी दूर के बाद अनलोड करती है। तो यहाँ स्विंग होती है, जगह पर रहती है और स्विंग करती है मटेरियल को, ठीक है ना, एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान पर मटेरियल को स्विंग करती है। लेकिन जो LHD मशीन है और जो HDL मशीन है, ये क्या होता है, इनमें साइकिल चलता है। कैसा, मशीन एक फेज से कोयला उठाती है, दूसरे फेज पर मटेरियल लोड करती है या अनलोड करती है, तो मशीन इसमें आ रही जा रही है, तो ये साइकिल टाइम कहलाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इन एन ओपन कास्ट कोल माइन, bench failure has occurred in which of a triangular portion has come out, the types of failure is, यानी कि निम्न में से जो ओपन कास्ट माइन में बेंच फेलियर हुआ है, तो जिसमें जो ट्रायंगुलर हिस्सा गिर गया है, इस फेलियर को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर ओपन कास्ट माइंस में जो हम लोग जो ट्रायंगुलर फेलियर हुआ है, अगर ट्रायंगुलर फेलियर हुआ है डंप का, तो वहाँ किस फेलियर के अंतर्गत आता है। एक कर्व फेलियर, बी है वेज फेलियर, सी है टोफलिंग फेलियर एंड डी है लाइनर फेलियर। तो इसका राइट आंसर होगा 42 का बी, यानी कि वेज फेलियर। तो वेज फेलियर के अंतर्गत आएगा आपका ट्रायंगुलर पोर्शन में, अगर जैसे ये डंप है, ठीक है, अगर ये डंप वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग अगर नीचे गिर जाए, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका वेज फेलियर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ आपका जो ट्रायंगुलर वाला भाग नीचे गिर गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वेज फेलियर कहलाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर होता है, टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर होगा, वहाँ होगा आपका 4 टाइप्स का होता है। पहला सर्कुलर फेलियर, दूसरा होगा आपका प्लेन फेलियर, ठीक है, और तीसरा होगा आपका वेज, और चौथा होगा आपका टॉपलिंग, TOPPLING। ठीक है ना। तो कौन कौन से होंगे आपके फेलियर, स्लो फेलियर हो गया सर्कुलर, दूसरा प्लेन, तीसरा वेज एंड चौथा है टॉपलिंग। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के फेलियर होते हैं स्लोप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यूनिट ऑफ अ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन, यानी कि जो ब्लास्ट होता है इंड्यूस्ड वाला, तो उसमें जो वाइब्रेशन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी। ए मिलीमीटर प्रति सेकंड, बी है पास्कल, सी है डीबी एंड डी है मीटर प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का ए, यानी कि mm, यानी कि मिलीमीटर प्रति सेकंड जो होगा आपका वाइब्रेशन की यूनिट होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, फैक्टर ऑफ अ सेफ्टी ऑफ अ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन अप टू डैश विथ इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, यानी कि ओपन कास्ट माइन में जो सेफ्टी के कारक पर पानी के दबाव बढ़ने से क्या असर होता है ना। अगर ओपन कास्ट माइन में अगर जो स्लोप है, स्लोप के ऊपर अगर पानी का दबाव पड़ रहा है तो उससे क्या असर होगा उस पर, स्लोप पर। तो ए गोज अप, फैक्टर सेफ्टी बढ़ेगी, बी रिड्यूस हो जाएगी सेफ्टी, सी है रिमेन्स ऑफ अनचेंज्ड, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एंड डी है लॉस इम्पोर्टेंस, यानी कि मतलब कोई महत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 44 का बी, यानी कि रिड्यूस होगा। यानी कि अगर ओपन कास्ट माइंस में अगर आपका जो स्लोप है, ठीक है, अगर कोई डंप है, इसको स्लोप किया गया है, डंप है स्लोप है में, ठीक है, अगर इसके ऊपर पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, तो एक ऐसी कंडीशन आने लगेगी कि जिसकी वजह से क्या होने लगा गई है, इसके रिड्यूस होने लगा है, जो इसकी सेफ्टी वो रिड्यूस होने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बहुत ही नेगेटिव आता है इसके ऊपर, तो मतलब पानी इसको प्रभावित करता है स्लोप को। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, घटा देगा। तो इसका आंसर होगा क्या, बी रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 44, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्वालिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि इसका कोयले बढ़ने की प्रक्रिया में कोई रोल नहीं है। ए क्लाइमेट कंडीशन, बी टाइमिंग, सी डेप्थ एंड डी मेथड ऑफ वर्किंग, है ना। क्वालिफिकेशन के प्रोसेस के लिए निम्नलिखित में से किसका रोल नहीं है, ये पूछ रहा है।
तो इसका राइट आंसर होगा 45 का डी, यानी कि क्वालिफिकेशन में मेथड ऑफ वर्किंग का कोई रोल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, VOD इज अ टर्म रिलेटेड, यानी कि जो VOD है वो किस टर्म से रिलेटेड है? ए एयर ब्लास्ट, बी एक्सप्लोसिव, सी है एक्सप्लोडर एंड डी है टायर बर्स्ट। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि एक्सप्लोसिव, यानी कि जो VOD यानी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कहते हैं, जो एक्सप्लोसिव से संबंधित है। यहाँ डेटोनेशन की स्पीड को बताता है कि जो एक्सप्लोसिव है वह कितने वेलोसिटी से मतलब कि फूटता है या फायर होता है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ दिखाता है VOD। अगर मैं VOD की परिभाषा बता दूँ तो अर्थात यहाँ क्या है, एक्सप्लोसिव के डेटोनेशन की गति को यहाँ मीटर प्रति सेकंड में नापी जाती है। एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होने पर जो शॉक एनर्जी, जो ह्यू एनर्जी बनती है, ठीक है ना, तो शॉक एनर्जी जो क्रेक पैदा करती है और तोड़ती है, वह ह्यू एनर्जी टूटे हुए माल को ढेलती है। ठीक है ना, उत्पन्न शॉक एनर्जी VOD अधिक होने से मिलती है। ठीक है, तो यह होगा VOD के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइन डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो हाईली प्रोडक्टिविटी की जो माइंस है वह निम्नलिखित में से किन चीज़ों पर डिपेंड्स करती है? ए अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, बी है परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, सी है मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड डी है अवेलेबिलिटी परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है पूछ रहे हो, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ हाईली मैकेनाइज्ड कोल माइंस की वह डिपेंड करेंगे परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, वाइल वर्किंग इन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ओवर द डेवलपमेंट वर्किंग द पार्टिंग अबाउ द गैलरी इज प्रोवाइड बाय, यानी कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले से डेवलप किए हुए ओपन कास्ट माइन को चलाते समय गैलरी के ऊपर बच्चे पार्टिंग को साबित करने हेतु करते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी कि एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं कि पहले से डेवलप किए हुए खदान के ऊपर ओपन कास्ट माइन चलाते समय गैलरी के ऊपर बचे हुए पार्टिंग को साबित करने हेतु करते हैं। ए होल करते हैं, बी प्लॉटिंग द RL फ्रॉम प्लान, यानी कि सर्वे प्लॉट पर RL डालते हैं, बी बर्न साइड बोरिंग लगाते हैं, सी प्री स्प्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि होल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि व्हाट इज द सब्सिडेंस, यानी इन कोल माइंस सब्सिडेंस क्या होता है कोल माइंस में? ए फोल्डिंग ऑफ स्ट्राटा, बी है ब्रेकिंग ऑफ रॉक, सी है लिफ्टिंग ऑफ स्ट्राटा सरफेस का एंड डी है नन ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर होगा 49 का डी, नन ऑफ द अबाव। ठीक है, तो सब्सिडेंस होता क्या है? तो सब्सिडेंस की एक बार हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सब्सिडेंस मतलब ऐसा है कि फ्रैक्चर एक्सटेंड वर्टिकली टू द सरफेस फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द अंडरग्राउंड एग्जीक्यूशन, यानी कि जब फ्रैक्चर होता है वर्टिकली सरफेस तक जब पहुंच जाता है माइन बाउंड्री से, तो इससे कहते हैं सब्सिडेंस, यानी ठीक है ना। जब आपका अंडरग्राउंड वर्किंग चलता है तो इसके कारण क्या होता है कि जो मटेरियल होता है निकल जाता है, तो मटेरियल निकल जाने के बाद जो खाली बची हुई जो जगह होती है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके कारण क्या होता है कि जब जो एक्सपोजर एरिया जो है आपका एक्सपोजर एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसके कारण क्या होने लगता है, वो ज़मीन वो जो है ज़मीन में जो सरफेस होती है उस पर क्रैक्स आने लगते हैं, जिसके कारण क्या होने लगता है, सब्सिडेंस होने लगता है। तो इसी को सब्सिडेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, फोल्डिंग ऑफ स्ट्राटा, ये ऑप्शन ही नहीं है। ब्रेकिंग ऑफ रॉक थोड़ी टूटेगा इसमें, और नहीं लिफ्टिंग ऑफ अ सरफेस स्ट्राटा है या ऊपरी सतह को उठना। अब सब्सिडेंस हो रहा है तो जो सतह ऊपर थोड़ी उठेगी, तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबाव। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर स्ट्रिपिंग वर्किंग इन ओपन कास्ट माइन, यानी कि निम्न में से कौन सा मशीन ओपन कास्ट माइन में उपयोग नहीं होता है? ए शॉवेल, बी ड्रैग लाइन, सी बकेट व्हील एक्सकेवेटर एंड डी STL। बहुत ही इजी आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा STL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, द राजमहल माइन डिजास्टर ऑफ 2016 वाज
ड्यू टू, यानी कि 2016 की जो राजमहल माइन का जो हादसा था वह क्या कारण था? ए ब्लास्टिंग, बी फायर, सी एक्सप्लोजन ऑफ गैसेस एंड डी है स्ट्राटा फेल्यूर। तो इसका राइट आंसर है 51 का। आपको इसको कमेंट पे बताना है कि इसका राइट आंसर होने वाला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द AVA इज यूज्ड, यानी कि AVA यूज किया जाता है। ए बेल्ट कन्वेयर, वी व्हीकल यूज इन माइंस, सी क्रशर एंड डी है रेस्ट शेल्टर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, यानी कि व्हीकल में यूज किया जाता है। तो AVA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AVA का फुल फॉर्म होता है ऑडियो विजुअल अलार्म, जो व्हीकल में यूज किया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है। तो ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि माइंस में जो मशीन आगे पीछे हो तो जो ब्रेक है, सॉरी जो आदमी गुजरने वाला उस जगह से, तो उसे पता चले कि मशीन आ रही है जा रही है। तो ये मशीन की मूवमेंट्स को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस क्वेश्चन पेपर जो सेट था, तो हमने आज इसमें 52 क्वेश्चन अटेंड किए हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 48 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एंड थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना मोटिवेट किया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी आपने करवा दिए। तो ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो लाते रहूं और मुझे और भी मोटिवेट मिलते रहें। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करना कि इसका आंसर गलत है या सही है, ठीक है। तो मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.